हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम का पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन को। उसमें हमने देखा था कि जो न्यूरॉन होता है वो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। फिर हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा जिसके पार्ट्स थे डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को कवर किया और उसके अलावा उनके सपोर्टिंग सेल्स जो थे ग्लियल सेल्स, उनको कवर किया। उसके बाद हमने माइलिनेशन को पढ़ा कि वो कैसे कंडक्शन को फास्ट बनाती है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अब हम नर्वस सिस्टम की एक्चुअल फिजियोलॉजी पे जा रहे हैं कि एक्चुअल फिजियोलॉजी कैसे करती है। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्साइटेशन इन अ नर्व इम्पल्स, कि एक न्यूरॉन में कैसे आपका एक्साइटेशन आता है। लेट्स स्टार्ट। देखो, यहाँ पर हम ये समझने जा रहे हैं कि जब आपका न्यूरॉन है उसको कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, तब क्या हो रहा है न्यूरॉन में। और जब हम इस टाइम पे स्टडी करते हैं तो हम उसे बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि अभी यहाँ पर कोई स्टिमुलस नहीं है, आपका जो न्यूरॉन है वो रेस्ट पे है, तब क्या हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, जो एक न्यूरॉन की कंडीशन समझो कि वो क्या होता है जब वो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होता है। सबसे पहले तो बात ये है कि जो आपका न्यूरॉन होता है वो बाहर से पॉजिटिव होता है और अंदर से क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस चीज को मैं थोड़ा सा लिख के आपको इलैबोरेटिव वे में बताती जाऊंगी, तो अपने साथ साथ फ्लो चार्ट बनाना, लिखते जाना, उसके बाद उसको चाहे वर्ड्स में फ्रेम करके अपनी नोट्स प्रॉपर बना लेना। मैं अभी आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में चीजें समझाने वाली हूँ। हम सबसे पहले क्या कवर करने वाले हैं, आई थिंक आई एम वेरी मच विजिबल टू यू ऑल। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करना, क्योंकि अगर आप यहाँ कहीं अटकोगे ना तो आगे का आपको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम उस टाइम पे स्टडी कर रहे हैं जब हमारा सेल जो है वो रेस्ट पर है, न्यूरॉन को कोई सिग्नल नहीं भेज रहा होगा, ना उसे कोई सिग्नल आगे कैरी करना है, तब उसकी मेम्ब्रेन पर क्या चार्ज है। ठीक है, अब मान लो ये आपका एक न्यूरॉन है। अब इसमें क्या होता है कि अंदर के साइड पे यहां पर इस पे होता है नेगेटिव चार्ज और बाहर के साइड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये चार्ज डिफरेंस बना होता है। मतलब क्या है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर आपका नेगेटिव चार्ज है, और न्यूरॉन आपका अभी रेस्टिंग स्टेट पर है, कोई सिग्नल इधर उधर ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो अंदर माइनस हुआ और बाहर पॉजिटिव हुआ, इसका रीजन क्या है, ऐसा चार्ज डिफरेंस क्यों आया। इसलिए आया क्योंकि बाहर आपका सोडियम ज्यादा होगा, क्लोराइड ज्यादा होगा, और अंदर आपका क्या ज्यादा होगा, पोटेशियम ज्यादा होगा। इसके अलावा कुछ नेगेटिव एनायन ज्यादा होंगे। ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। अब नेक्स्ट बात ये पढ़ते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि बाहर सोडियम क्लोराइड ज्यादा हो गया और अंदर के साइड पे पोटेशियम और नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। ठीक, इस चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं एक सोडियम पोटेशियम का पंप। सोडियम पोटेशियम के पंप के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये क्या करता है, 3 सोडियम को उठा के बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को उठा के अंदर लाता है। यही पढ़ा है ना। तो सबसे पहला जो यहाँ पर पंप काम कर रहा होता है वो होता है आपका सोडियम पोटेशियम का पंप। सबसे पहले इसने सोडियम बाहर ला दिया। अब क्या हो रहा है कि आपका जो पॉजिटिव आयन है वो बाहर चला गया है। ठीक है, और कंपैरेटिवली अगर हम अंदर देखें तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया होगा, क्योंकि अभी आप नेट गेन देखो, 3 बाहर जा रहे हैं, 2 अंदर आ रहे हैं, तो फिर भी एक का तो लॉस फिर भी हो रहा है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अंदर नेगेटिव हो रहा है और बाहर आपका पॉजिटिव हो रहा है। इसके अलावा क्या हम देखते हैं कि यहां पर लगे होते हैं आपके लीकी चैनल्स। ठीक है, ये लगे हैं आपके नंबर 2 वाले, यहां मैं नंबर डाल देती हूँ, ये नंबर 2, ये नंबर 1। नंबर 2 है पोटेशियम के लीकी चैनल्स। लीकी चैनल्स के बारे में आप क्या जानते हो? लीकी चैनल्स जो होते हैं उनके बारे में, उनका यूनिफॉर्म देखो, लीकी चैनल्स ऑलमोस्ट हमें हर सेल पर मिलते हैं।
लीकी चैनल्स को काम करने के लिए कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है, वो रैंडमली स्पॉन्टेनियसली काम करते ही रहते हैं। और ये याद रखना कि सबसे ज्यादा लीकी चैनल्स जो हमें हर सेल पे मिलते हैं वो होते हैं पोटेशियम के, और मान लो अपने पास सोडियम के भी लीकी चैनल्स होते हैं, पर जो सबसे ज्यादा लीकी होते हैं वो होते हैं आपके पोटेशियम के। अब ये क्या करते हैं, ये आपके जो होते हैं कंसंट्रेशन बेस पे काम करते हैं, मतलब ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर जाते हैं। अब पोटेशियम आपका अंदर ज्यादा है, तो ये आपका पोटेशियम क्या करना चाहेगा, बाहर जाना चाहेगा कि अंदर? बाहर पोटेशियम कम है, तो ये पोटेशियम क्या कोशिश करेगा कि हम बाहर निकल जाए, यानी कि आपका पोटेशियम भी बाहर निकलने लगेगा। तो और देखो, ऐसा नहीं कि सारा पोटेशियम आपका बाहर निकल रहा है, क्योंकि दो पोटेशियम अंदर आ रहे हैं तो उसके बदले एक ही पोटेशियम बाहर जा रहा है। तो ये मत सोचना कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पोटेशियम इज गोइंग आउटसाइड, बट हाँ, कुछ पोटेशियम बाहर जाता है। इसके अलावा जितने भी आपके नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो आपके एनायंस होते हैं, उनके उनके ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि नेगेटिव आयंस आपके मूव नहीं कर पाएंगे, तो नेगेटिव आयंस अंदर ही रह जाएंगे। तो इससे क्या डिफरेंस आएगा, अंदर पोटेशियम बढ़ा हुआ है, नेगेटिव आयंस बढ़े हुए, तो अंदर आपका नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और बाहर आपके पास सोडियम भी है, कुछ अमाउंट में पोटेशियम भी आ रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर आपका कौन सा चार्ज आ जाता है, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो एक चीज और देखना कि यहां पर जो आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल चल रहा है ना, बाहर ज्यादा पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है, ये चीजें हैं यहाँ पर। और ये क्या करता है, इसकी वजह से जो यहाँ पर आपका चार्ज सेट होता है वो होता है अप्रॉक्स -70 मिलीवोल्ट। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि एक न्यूरॉन का आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, -70 मिलीवोल्ट। किसकी वजह से होता है, एक आपका होता है सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, एक लीकी चैनल की वजह से। तो ये चीजें हमें इसमें पता होनी चाहिए। चलो अब हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि हमने अपने नोट्स में यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देखो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नो स्टिमुलस एट रेस्ट, कुछ कंडीशंस यहाँ पे नीडेड हैं, जैसे अनइक्वल अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस होता है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम का पंप होता है, लीकी आयन चैनल्स होते हैं जो कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं, लीकेज चैनल्स हैं जो वो बिना स्टिमुलस के ओपन और क्लोज होते हैं, यानी वो रैंडम और स्पॉन्टेनियस है, जो एनायंस होते हैं वो आपके मूव नहीं कर पाते हैं। तो जो आपका नेट रिजल्ट मिलता है, जो आपका यहाँ पर नेट रिजल्ट हम देखते हैं, वो हम देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है बाहर वाली, वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, जो इनसाइड है वो आपकी नेगेटिवली चार्ज हो रही है, ठीक। अब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कौन कौन डेवलप कर रहा है बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप और लीकी आयन चैनल्स, वो भी बिना स्टिमुलस के। ऐसा नहीं है कि ये किसी स्टिमुलस पे काम करेंगे, ठीक है, बिना स्टिमुलस के आपके सोडियम पोटेशियम के पंप और लीकी आयन चैनल्स काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेन जो खेला खेल रहा है वो कौन है, वो है यहाँ पर पोटेशियम। तो ये जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ये आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो आपका यहाँ पर पोटेशियम की प्रॉपर्टी है, मेनली यहाँ पे पोटेशियम काम कर रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो हमारा -40 से -90 के बीच में आता है, पर जो हम एक बोलते हैं ना कि ऑप्टिमम वैल्यू लेकर चलते हैं, तो वो होती है हमारी -70 मिलीवोल्ट। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पर एंड होता है। इतनी चीजें हमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलो। अब देखो, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कोई एक सेल रेस्ट पे होती है, तो अगर हम उसकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल पूछें कि किसके इक्विलिब्रियम के बराबर है, तो हम बताएंगे कि वो पोटेशियम के इक्विलिब्रियम के बराबर है। अब आपको लग रहा होगा कि ये एक्चुअल में VEQ भाई कौन सी बना है, तो देखो VEQ क्या होता है कि हम ऐसे समझ रहे हैं कि मान लो आपका जो सपोज करो एक ही आयन मूव कर सकता है, ठीक है, जैसे मान लिया सिर्फ एक पोटेशियम ही था जो आपका मूव कर सकता था,
तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से क्या होता है, जो पोटेशियम होता है वो बाहर जा रहा होता है ना, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाना होता है। तो पोटेशियम क्या हो रहा था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से बाहर जा रहा होता है। लेकिन बाहर जाने पे क्या होता है कि अंदर नेगेटिव चार्ज पड़ने लगता था, है ना, क्योंकि अब जो बचा खुचा पोटेशियम अंदर आ रहा है वो भी बाहर जाने लगा, तो अंदर नेगेटिव चार्ज आपका बढ़ने लगता है। फिर आपकी जो एक स्टेज आती है तो उसमें क्या होने लगता है कि जो कंसंट्रेशन फोर्स होती है वो भी आपकी बाहर ढकेल रही होगी, है ना, और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी वो वापस उस पोटेशियम को खींचने लगेगी। आप मान लो अगर ये दोनों बराबरी से लग रही हैं तो दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, इसका मतलब है ना वो इधर जा पाएगा ना वो इधर आ पाएगा। तो इस जगह पर आकर आपका जो नेट, आपका जो मतलब मूवमेंट होता है वो इस जगह पे आके रुक जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं वी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि लॉग आउटसाइड पोटेशियम कितना है और लॉग इनसाइड पोटेशियम कितना है करके हम इसे निकालते हैं। तो ये याद रखना कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो वी इक्यू ऑफ पोटेशियम के बराबर है, क्योंकि पोटेशियम ही तो बेटा आपका डिसाइड कर रहा है यहाँ पर, है ना, ये चीज है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मान लो जो आपकी मेम्ब्रेन होती वो सिर्फ किसके लिए परमिएबल होती, वो आपकी सिर्फ पोटेशियम के लिए परमिएबल होती, पोटेशियम बाहर जा रहा होता। तो मैंने फिर से बताया जब पोटेशियम सिर्फ बाहर जाने लगेगा तो अंदर नेगेटिव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो जो कहीं -70 होना चाहिए था वो किसके बराबर हो जाएगा, -94 मिलीवोल्ट चला जाएगा। पर क्या होता है कि जैसे जो लीकी चैनल्स मैंने बताए आपको पोटेशियम के लगे हुए हैं, वैसे ही कुछ लीकी चैनल्स आपके सोडियम के भी लगे होते हैं, पर हाँ उससे बहुत कम सोडियम अंदर आ पाता है ना, बहुत कम। देखो पोटेशियम तो बाहर जा रहा है पर बहुत कम सोडियम अंदर आ पाता है। अगर कोई बोले कि ये बैलेंस कर जाएगा, ऐसा नहीं है, सोडियम बहुत कम अंदर आ पा रहा है, इसलिए यहाँ पर -70 मिलीवोल्ट का चार्ज बनता है। अगर सिर्फ पोटेशियम के लिए बेटा परमिएबल होता, अगर यहाँ पर सोडियम के चैनल्स नहीं होते तो यहाँ पर 94 मिलीवोल्ट का आपका चार्ज आता। ये चीज इसमें बताई गई है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं जो कि है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब हर सेल के पास डिफरेंट अमाउंट में लीकी चैनल्स होते हैं जिससे अलग अलग आयंस आपके परमेबल होते हैं पास होने के लिए, कुछ अंदर आने के लिए, कुछ बाहर जाने के लिए। फिर देखो जो पोटेशियम होता है वो सबसे ज्यादा लीकी होता है और सबसे ज्यादा चैनल्स भी हमारे पास पोटेशियम के ही होते हैं। फिर जो सेल्स होते हैं वो आपके एक्साइटेटरी होते हैं क्योंकि उनके पास आयन चैनल्स हैं। अब ये जो चैनल्स हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, लीकेज हो सकते हैं, वोल्टेज गेटेड हो सकते हैं, लिगेंड गेटेड हो सकते हैं, या मैकेनिकल स्टिमुलस पे काम करने वाले हो सकते हैं। अब हम दो चीजों में डिफरेंस देखेंगे जो अभी हमने यहाँ पर पढ़े हैं गेट्स, वो वाले देखेंगे। जैसे हमने सोडियम पोटेशियम पढ़ा, वोल्टेज वाला, लीकेज पढ़े, अब हम इन दोनों में देखेंगे कि एक्चुअल में इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखो इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो लीकेज होते हैं वो सारे आपके न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट है और वोल्टेज भी हर, देखो ये तो पहले से पता है आपको कि सोडियम पोटेशियम पंप हमें ऑलमोस्ट हर सेल पे हर जगह मिलता है, तो मान लो कि ये आपके हर जगह पर प्रेजेंट है। लीकेज चैनल जो होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब पूरी जगह, पूरा जो आपका एरिया है उस पूरे एरिया में मिलेंगे। पर जो आपका ये होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, ये क्या होता है, ये ज्यादा कहाँ होते हैं, ट्रिगर जोन पे ज्यादा होते हैं। ट्रिगर जोन क्या होता है, जो आपका सेल बॉडी का एक्सॉन हिलॉक है और जो आपका यहाँ से एक्सॉन का शुरू हुआ वाला इनिशियल सेगमेंट है, इस दोनों के बीच की जगह को हम बोलते हैं ट्रिगर जोन। तो ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं ये हमें ज्यादा कहाँ मिल रहे हैं, ट्रिगर जोन पे मिल रहे हैं, या नॉट्स ऑफ रैनवियर पे मिल रहे हैं, या फिर हम बोलेंगे डेंड्राइट्स पे मिल रहे हैं। और इनकी वैल्यूज भी लिखी हुई है कि अप्रॉक्स 50 to 75, सेल बॉडी पे आपको 75 to 150, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है जबकि ये आपके इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब हम देखेंगे मैकेनिकल वाले, मैकेनिकल कैसे काम करते हैं। मैकेनिकल मतलब कुछ हमें टच चाहिए होगा, टच नहीं कह सकते तो हम बोल सकते हैं हमें कुछ मैकेनिकल स्टिमुलस चाहिए, हाथ हिलाना, इस टाइप का कुछ स्टिमुलस चाहिए होगा। ये हमें डेंड्राइट्स पे मिलेंगे, किस पे, यूनिपोलर पे, और ये सेंसरी होंगे नेचर पे। लिगेंड गेटेड वाले भी हमें डेंड्राइट्स पे मिलेंगे पर ये सेंसरी, मोटर और आपके इंटरन्यूरॉन्स में मिलेंगे। और जो बाइपोलर होंगे वो आपके आई, ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी पे मिलेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इसको अच्छे से अपने पास लिख लेना, टेबल बना के भले ही लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना।
अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं स्टेप 1, जो कि है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो हम पीछे पढ़ के आए ना, वही चीजें अभी हमें यहाँ पर रिवीजन करना है थ्रू दिस डायग्राम। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपके लीकेज चैनल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, पर जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट आपके बंद होते हैं। सोडियम पोटेशियम आपका खुला होता है। तो हम यहाँ पर अभी सोडियम पोटेशियम को नहीं यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे सिर्फ लीकी चैनल्स को देखना है। सोडियम पोटेशियम आप बाय डिफॉल्ट मान के चलना कि हर जगह पर आपके चल रहे होते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। ड्यूरिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल परमेबिलिटी आपकी पोटेशियम की ज्यादा हायर होती है देन सोडियम आयंस। अब सोडियम आयंस देखो बाहर क्यों अंदर बाहर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जो इनका एक्टिवेशन गेट होता है वो आपका बंद होता है, और जो इनएक्टिवेशन गेट होता है वो खुला होता है। तो जब ऐसा होता है तो हम इन सोडियम चैनल्स को क्लोज मानते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि जब भी एक्टिवेशन गेट बंद होगा और इनएक्टिवेशन गेट खुला होगा तो हम इसे कंसीडर करेंगे कि ये आपका यहाँ पर क्लोज है। देखो, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि जो सोडियम VGIC है उसका एक्टिवेशन गेट क्लोज्ड है और इनएक्टिवेशन गेट ओपन है, जिसको हम ऑल ओवर क्लोज्ड बता रहे हैं। अब क्या होता है, हमें मिलता है कोई स्टिमुलस। अब वो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, वो स्टिमुलस आपका हो सकता है कोई टच होगा, कोई केमिकल सिग्नल हो सकता है, कोई आपका न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, कोई आपका इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो सकता है। ये क्या करता है, आपकी मेम्ब्रेन को थोड़ा सा लेस नेगेटिव बनाने लगता है। इसमें हम ये बताते हैं कि अभी तक हम देख रहे थे अंदर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, है ना, लेकिन अब हम जो आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, इसका मतलब है जो अंदर आने वाला पॉजिटिव चार्ज है वो आपका ज्यादा हो गया है बजाय कि बाहर जाने वाले से। अब ये कैसे होगा, इसके लिए क्या होगा, ये आपके जो सोडियम चैनल्स लगे थे अभी तक हमने देखा था, इसका ये जो एक्टिवेशन गेट था ये बंद था, पर अब क्या हुआ, ये एक्टिवेशन गेट भी खुल गया, इनएक्टिवेशन गेट भी खुल गया। अब यहां से सोडियम आपका अंदर आने लगा। ठीक है, अब जब सोडियम अंदर आने लगेगा तो नेगेटिविटी कम होगी कि नहीं होगी। जो कहीं आपकी -70 थी तो वो अप्रोक्स -55 पे पहुंच जाती है। तो इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो याद रखना कि डीपोलराइजेशन में क्या होता है, देखो लीकेज चैनल्स तो आपके नॉर्मली प्रेजेंट है ही है हर जगह पर। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, ये पहला कंपोनेंट होता है आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। इसमें आपके लीकेज चैनल्स होते हैं और जो आपकी सोडियम VGIC होती है, इसके दोनों ही गेट्स खुले होते हैं, चाहे वो एक्टिवेशन गेट हो या वो आपका इनएक्टिवेशन गेट हो, दोनों ही गेट्स आपके यहाँ पर ओपन होते हैं। और जो आपका पोटेशियम का गेट होता है वो आपका क्लोज होता है। याद रखना, वो आपका यहाँ पर क्लोज होता है। आपने यहाँ पर क्या देखा कि ऐसे करके जब आपका सोडियम का चैनल खुल गया है तो अब आपका सोडियम जो होगा वो अंदर आ रहा होगा। ठीक, अंदर आते आते उसने जो अंदर का चार्ज है वो अप्रोक्स आपका बना दिया है +30 मिलीवोल्ट। जो माइनस में था अब वो प्लस में चला गया, यानी कि आपका सेल जो था वो अब आपका डीपोलराइज हो चुका है। अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि VEQ किसके बराबर होगा तो आप क्या बताओगे। देखो, जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो था वो किस पे डिपेंड करता था, आपके पोटेशियम चैनल्स पे, वैसे यहाँ पर जो आपका डीपोलराइजेशन वाला पार्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है मेनली, वो आपका मेनली डिपेंड कर रहा है सोडियम आयंस पे। तो यहाँ का जो VEQ होगा वो आपका सोडियम VGIC पर डिपेंड करेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपका एक पोटेशियम अंदर आ भी जाता है तो उसके बदले में यहाँ पर 12 सोडियम अंदर आ रहे, तो समझ रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो अंदर होता है आपका एक पॉजिटिव चार्ज मेंटेन होता जाता है। अब क्या होगा नेक्स्ट वो देखो। अब हम आ गए हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में क्या होने जा रहा है, यहाँ पर स्टेप 3 में आपका होने जा रहा है रीपोलराइजेशन। देखो, रीपोलराइजेशन में क्या हुआ कि यहां पर एक्टिवेशन गेट तो आपका खुला है बट आपका जो इनएक्टिवेशन गेट है वो बंद है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपका एक्टिवेशन गेट बंद होता था और ये वाला गेट इनएक्टिवेशन वाला खुला होता था तो हम इसे बोलते थे क्लोज्ड। पर जब आपका उल्टा हो, जैसे एक्टिवेशन गेट तो खुला है पर इनएक्टिवेशन गेट बंद है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोल देते हैं यहां पर इनएक्टिव। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनएक्टिव। ये अभी आपका इनएक्टिव है। अब देखो, यानी कि सोडियम का इतना इजी नहीं है मूवमेंट।
ठीक है, सोडियम का यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा। लीकी चैनल्स को हटा दो। जो ये आपका एक पोटेशियम आ भी रहा था, ये आपका थ्रू द लीकी चैनल से आ रहा था, आपके नॉर्मल पोटेशियम चैनल से नहीं आ पा रहा, वीजीआईसी से नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहां से आपका जो वीजीआईसी है, इनिशियल में आपके पोटेशियम वीजीआईसी ओपन है, जिससे कि पोटेशियम आपका बाहर जा रहा है और सोडियम वाले आपके क्लोज हैं। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो इनएक्टिवेशन गेट है एंड एक्टिवेशन गेट जो है इसका वो ओपन है और ये वाला क्लोज है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखो सोडियम की जो वीजीआईसी थी उन्हें हम क्लोज कब बोलते हैं, जब एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है और इनएक्टिवेशन गेट ओपन होता है। अब हमने इसको याद करने की एक ट्रिक बनाई हुई है। देखो ये रहा आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसमें क्या है, एक्टिवेशन गेट क्लोज, इनएक्टिवेशन गेट ओपन, तो हम इसे ऑल ओवर क्लोज बोलेंगे। फिर हम डीपोलराइजेशन पे आए, उसमें क्या होता था, एक्टिवेशन गेट ओपन होता था, इनएक्टिवेशन गेट भी ओपन होता था, तो हम इसे ओपन बोलते थे। अब जो आपकी रिपोलराइजेशन होती है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपका एक होता है इनिशियल, एक होता है लेटर। जो इनिशियल होता है उसमें आपका इनएक्टिवेशन गेट ओपन होता है और जो आपका एक्टिवेशन गेट इनएक्टिवेशन गेट होता है वो आपका क्लोज होता है। वैसे ही जो लेटर होता है उसमें एक्टिवेशन गेट क्लोज है और इनएक्टिवेशन गेट ओपन है। मतलब जो आपका ये लेटर वाला फेज होता है ना, ये एग्जैक्टली सेम होता है आरएमपी पे। आप ये समझ लो कि आप लेटर रिपोलराइजेशन पे आ गए हो तो आप आरएमपी पे वापस चले जाओगे, इसलिए आपका ये सिस्टम है। लेटर रिपोलराइजेशन पे आते ही आप वापस इस पे जा रहे हो ताकि आप वापस रिपोलराइज हो सको। ये साइकिल ऐसे चलती है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, COOOOC मतलब COOOC और फिर तो CO ही होगा। ठीक है, तो ये देखो CO रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, OO इज योर डीपोलराइजेशन एंड ये जो आपका OC है ये आपका रिपोलराइजेशन है इनिशियल वाला, और लेटर वाला तो आपका सेम RMP होता है। तो ऐसे करके हमें ये चीजें याद करनी है कि किस टाइम पे कौन सा चैनल खुला होता है, कौन से चैनल से मूवमेंट हो रहा होता है, कब अंदर पॉजिटिव ज्यादा होगा, कब बाहर नेगेटिव होगा, सारी चीजें हमें इस तरीके से समझनी है। ठीक है, इसी के कंपैरेटिवली हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें हम ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं इसको हम इन अ ग्राफ फॉर्म पढ़ेंगे कि ग्राफ में हम कैसे इन सब चीजों को रखेंगे और चीजों को समझेंगे कि कब कहाँ कैसे क्या आता है। तो टिल देन जहां तक मैंने पढ़ाया है इसके फ्लो चार्ट बना लो, टेबल बना लो, जैसे तुमको याद होता है वैसे कर लो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक वो इसी से रिलेटेड है, जो हमने ये सब पढ़ा है इसको हम इन अ ग्राफ फॉर्म पढ़ेंगे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर आपको हम कुछ कंडीशंस दे देते हैं कि मान लो किसी चीज के इनहिबिटर्स दे दिए, हमने कोई चैनल हटा दिया या फिर हमने उसको किसी सोल्यूशन में रख दिया किसी न्यूरॉन को, तो क्या उस पर इफेक्ट आएगा। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बने हुए हैं इन प्रीवियस ईयर, तो हम उसे भी सॉल्व करेंगे। टिल देन मेक योर नोट्स, बी कंसिस्टेंट एंड टिल देन बाय बाय।